अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को आरजी अली कहते हैं। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है। जिस वृक्ष की साख पर बसंत लौटता है, फिर उस पर पतझड़ के दिन भी आते हैं। लखनऊ के इतिहास में भी ऐसा ही हुआ। कभी लखनऊ में नवाब साहब के महफिलें रौनक और रंगीनियों से भरा रहा करती थी, लेकिन जब गोरों ने भारत के सरजमीन पर कदम रखा तो वह ग्रहण की तरह छा गए पूरे मुल्क के हिंदुस्तान पर, और भारत में मुगल और नवाबों के सितारे गर्दिश में चले गए। चलिए आज आपको लखनऊ के नवाब सफदरजंग और उनकी बेगम नवाब बेगम की दास्तान आपको सुनाते हैं। अवध के दर्जन भर नवाबों में से दूसरे नंबर के नवाब अब्दुल मंसूर खान और सफदरजंग ही ऐसे नवाब थे जिन्होंने सिर्फ एक शादी की थी, और इस तरह कि वो सारे नवाबों में इकलौती मिसाल थे। नवाब सफदरजंग की उस इकलौती बीबी का नाम था सदरुन्निसा, जो नवाब सआदत बुरहानुल खान की बेटी थी। ससुराल में उन्हें नवाब सफदर जहां बेगम का खिताब मिला था और वो नवाब बेगम के नाम से मशहूर हुई। नवाब बेगम को अवध की सबसे खुशनसीब और अकेली मिसाल बेगम कहना गलत ना होगा, जिनकी तीनों पीढ़ियों ने नवाबी की शान पाई थी। उनके वालिद नवाब थे और उनके शोहर हाकिम सल्तनत हुए, जिनके इंतकाल के बाद उनके बेटे तख्त नसीन हुए। और अपनी ज़िंदगी के तीनों पहर शान शौकत से गुजारने वाली नवाब बेगम बड़ी ही अक्लमंद और दानिशमंद महिला थीं। जिस वक्त शाह दिल्ली बादशाह के बुलावे पर वे अपनी फ़ौज के लश्कर और अपने घायल शोहर को लेकर फैज़ाबाद जा रही थीं, सुल्तानपुर के पास नवाब सफदरजंग का इंतकाल हो गया। इस तरह रास्ते में सुहाग गुजर जाने पर बेगम साहिबा ने बड़े ही सब्र और होशियारी के साथ काम लिया और इस राज को राज ही रखा। फैज़ाबाद में जब अपने महल की दहलीज में हाथी के पीठ पर कचे सुखपाल में सफदरजंग की लाश को लेकर उतरी तो उन्होंने पहले ही अपने बेटे सुजाउद्दौला से सलाह करके फौज और किले की कमान मजबूत कर ली थी। तब कहीं जाके महल से रोने पीटने की आवाज़ें उठी। नवाब बेगम अगर इतनी खूबसूरती से अपने सूबे का बंदोबस्त ना करती तो शायद शहर में बगावत हो जाती और तख्त हाथ बेहाथ हो जाता। यही कोई 1754 की बात थी। जब नवाब सफदरजंग नहीं रहे तो उनके बेटे सुजाउद्दौला ने तख्ते अवध की मसनद संभाली। नवाब बेगम बड़ी ज़हीनमंद थी, लेकिन अक्सर गरीब और दुखियों की मदद के वक्त मासूम हो जाया करती थी। उनकी एक लौंडी के पास खजाने की चाबियां रहती थी। उस नेक वक्त को जब रुपए पैसों की ज़रूरत पड़ती तो वह नवाब बेगम से सिक्कों को धूप दिखाने की बात किया करती थी। मलिका आलिया हर चीज़ को रखे रखे सीध खा जाती है, तो फिर सिक्के भी सदमा जरूर उठाएंगे। इसलिए बेहतर है कि उन्हें वक्त वक्त पर धूप दिखा दी जाए। फिर क्या था, जब फैज़ाबाद के महल की छत पर सोने चांदी के सिक्के बिछा दिए जाते थे और उसके बाद वो बांदी जब सिक्कों की थैलियाँ गिनती तो ज़रूर ही उसमें कुछ ना कुछ कम निकलते। और इस पर उस कनीज़ का ये जवाब होता कि धूप आकर चीज़ें कुछ ना कुछ सूख जाती हैं, तो इनमें से अगर कुछ रुपए धूप में खुश्क हो गए तो इसमें क्या गज़ब की बात है। नवाब बेगम सब समझते हुए उसकी इस बात का कुछ बुरा नहीं मानती थी, पर हाँ हंस कर टाल दिया करती थी। सन 1764 में नवाब सुजाउद्दौला को बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम की तरफ से लड़ने जाना था। इस मुकाबले में अंग्रेज़ से लोहा लेना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन नवाब बेगम की नवाबी का कहना ही क्या, उन्होंने अपने बेटे की खूब खूब हौसला अफजाई की। उन्होंने पहले भी अपने शौहर के ज़माने में फ़रुखाबाद की ज़मीन के लिए 11,04,000 असरफियाँ दी थी। सुजाउद्दौला अपनी माँ का बहुत आदर करते थे। वह बिहार में जंग पर जाने से पहले अपनी माँ से मिलने और उनसे इजाज़त लेने उनके महल के दहलीज पर गए, जहाँ माँ खड़ी थी और बेटे के बाजू में इमाम जामीन की ताबीज़ बांधते हुए माथा चूमते हुए बोली, जाओ बेटा, हजरत अली तुम्हारे निगहबान होंगे। मेरे लाल चुन चुन कर गोरे दुश्मनों को मारना, मगर खुदा के वास्ते मेरे डोले को उठाने के लिए 10 से 12 गोरे ज़रूर बचा लेना। लेकिन हुआ ये कि अंग्रेज़ ने बक्सर की लड़ाई में बुरी तरह से शिकस्त दी। यही क्या कम हुआ कि आखिरी लड़ाई के एक दिन पहले नवाब साहब को एक लंगड़ी हथनी पर बैठाकर भगा दिया गया। खैर जान बच गई, लेकिन लेने के देने तो पड़ ही गए थे। अंग्रेज सरकार ने नवाब सुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए तवाने जग वसूला था। इस हरजाने में फैज़ाबाद का खजाना लूट लिया गया। 20 लाख की रकम तो सुजाउद्दौला की बेगम बीबी बहू बेगम ने अपने जेवर उतार कर पूरी की। यहाँ तक कि अपनी सुहाग की नथ उतार कर नवाब साहब के आगे रख दी थी, और इसी के चलते सुजाउद्दौला हमेशा के लिए बहू बेगम के एहसानमंद होकर रह गए। बाकी के भुगतान के लिए नवाब साहब को इलाहाबाद का इलाका और चुनारगढ़ का किला कंपनी सरकार के हवाले करना पड़ा, और फिर कंपनी सरकार का पांव अवध में ऐसा गड़ा जैसे अंगद का पांव। नवाब बेगम ने जो सख्त बातें अंग्रेज़ों के खिलाफ कही थी वो हवा के पर लगाकर अंग्रेज़ हाकिमों के कान तक जा पहुंची और फैज़ाबाद की बेगमों से उनकी दिल सिकनी हो बैठी।
इसी बात का बदला वारेन होस्टिंग ने लिया और नवाब बेगम और बहू बेगम से लाखों रुपए हर्जाने के रूप में ऐंठा। 4 जून सन 1766 को नमाज पढ़ते वक्त बेगम जन्नत नसीम हुई और फिर फैज़ाबाद में गुलाब बाड़ी में ही उनको उनके बेटे के पहलू में दफना दिया गया। आप सुन रहे थे दास्तान अवध का किस्सा नवाब बेगम का। मेरे साथ खाकसार को आरजे अली कहते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में यहीं अगली दास्तान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।